शनिवार 28 फरवरी 2026 को मिडिल ईस्ट में वो हुआ जिसका दुनिया को सालों से डर था। अमेरिका और इजरायल ने मिलकर ईरान पर सीधा हमला बोल दिया। इजरायली सेना के मुताबिक ये हमला महीनों की प्लानिंग के बाद हुआ। निशाने पर थे ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और सेना प्रमुख। एक झटके में पूरी ईरानी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश। हालांकि इस हमले के बाद ईरान ने तुरंत जवाब दिया, और जवाब सिर्फ इजरायल पर नहीं, पूरे मिडिल ईस्ट में फैले अमेरिकी सैन्य अड्डों पर दिया। ईरान ने जो मिसाइलें दागीं, उनके धमाकों की आवाज़ें इजरायल, बहरीन, यूएई के अबू धाबी और दुबई, कुवैत, रियाद और कतर में सुनाई दी। दुबई में बुर्ज खलीफा और पैम जुमेरा के पास धमाका हुआ। ईरान सालों से एक रणनीति पर चल रहा था। वो खुद सामने आकर नहीं लड़ता था, बल्कि लेबनान के हिजबुल्लाह, इराक की पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, यमन के हूती लड़ाकों और गजा के हमास के जरिए दुश्मन को घेरे रखता था। इस पूरे नेटवर्क को एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इजरायल ने एक एक करके इस पूरे नेटवर्क को कमजोर कर दिया। ईरान बीते कुछ समय से अलग थलग पड़ता नजर आया, और शायद इसी का फायदा अमेरिका ने उठाया। अब इस जंग ने दुनिया को दो हिस्सों में बांट दिया है। हर देश को अपना पत्ता खेलना पड़ रहा है। तो देखते हैं कि दुनिया का नक्शा इस वक्त कैसा दिखाई दे रहा है। यूएई इस जंग में सबसे मुखर होकर अमेरिकी खेमे के साथ खड़ा है। यूएई की जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं और ईरान ने उन्हीं को निशाना बनाया। अबू धाबी और दुबई में धमाके हुए। यूएई के एयर डिफेंस ने ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल्स को इंटरसेप्ट तो किया, लेकिन कुछ मिसाइल्स फिर भी शहरों में गिर गईं। यूएई और ईरान के बीच 3 द्वीपों का पुराना विवाद भी है, जिन पर ईरान का कब्जा है, लेकिन यूएई उन्हें अपना मानता है। ऊपर से यूएई सुन्नी बहुल देश है और शिया ईरान के बढ़ते असर से हमेशा सतर्क रहता है। फिर आता है सऊदी अरब। सऊदी अरब ने यूएई, बहरीन, कतर, कुवैत और जॉर्डन पर हुए ईरानी हमलों की कड़ी निंदा की। सऊदी अरब और ईरान की दुश्मनी दशकों पुरानी है। सऊदी अरब खुद को सुन्नी इस्लाम का सबसे बड़ा केंद्र मानता है और ईरान शिया इस्लाम का। मिडिल ईस्ट में दबदबे की इस लड़ाई में दोनों हमेशा एक दूसरे के खिलाफ खड़े रहे। यमन की जंग में सऊदी अरब ने ईरान समर्थित हूतियों से साल भर लड़ाई लड़ी। 2016 में सऊदी अरब ने एक शिया धर्मगुरु को फांसी दी तो ईरानी भीड़ ने तेहरान में सऊदी दूतावास जला दिया था। 2023 में चीन की मध्यस्थता से दोनों देशों के बीच रिश्ते सामान्य करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इस जंग ने साफ कर दिया कि रियाद का झुकाव किस तरफ है। कतर की स्थिति सबसे दिलचस्प है। ये वो देश है जो हमास और तालिबान के साथ बातचीत में मध्यस्थ का काम करता रहा है। गजा जंग में भी कतर ने हमास और इजरायल के बीच बातचीत करवाई, लेकिन जब ईरान की मिसाइलें कतर की धरती पर गिरी तो कतर ने इसे अपनी संप्रभुता का सीधा उल्लंघन बताया। कतर में अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस अल उदीद मौजूद है। इस बेस की वजह से कतर चाहे या ना चाहे इस जंग में अमेरिकी खेमे का हिस्सा बन गया। कुवैत और बहरीन दोनों छोटे देश हैं और दोनों अमेरिकी सुरक्षा के अंडर हैं। कुवैत के सेना प्रमुख ने बताया कि उनके एयर डिफेंस ने ईरानी मिसाइलें रोकी हैं। बहरीन में अमेरिका का नेवल हेडक्वार्टर है। दोनों इस जंग में सीधे तौर पर अमेरिकी खेमे के साथ हैं। फिर है पश्चिमी यूरोप। फ्रांस, जर्मनी और इटली अमेरिका के पुराने साथी हैं, लेकिन इस जंग में उनकी भूमिका अभी भी साफ नहीं है। फ्रांसीसी सेना के प्रवक्ता ने सीधा जवाब देने से बचते हुए कहा कि फ्रांसीसी सशस्त्र बल खतरों के हिसाब से अपनी पोजीशन तय करते हैं। इटली ने तनाव कम करने की बात कही। पश्चिमी यूरोप अमेरिका के साथ है, लेकिन सीधे मैदान में उतरने से बच रहा है। रूस ने अमेरिकी हमलों की निंदा की। पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने ट्रंप पर तंज कसते हुए कहा, शांति दूत ने अपना असली चेहरा दिखा दिया। उन्होंने कहा ईरान के साथ जो बातचीत चल रही थी वो सिर्फ एक दिखावा थी, और साथ में ये भी कहा कि अमेरिका 249 साल पुराना देश है। फारस का साम्राज्य 2500 साल से ज्यादा पुराना है, तो 100 साल बाद देखेंगे। रूस और ईरान के रिश्ते यूक्रेन की जंग के बाद और गहरे हुए हैं। ईरान ने रूस को शहीद ड्रोन दिए, जिनका इस्तेमाल यूक्रेन पर हमलों में हुआ। बदले में रूस ने ईरान को सैन्य तकनीक और राजनीतिक समर्थन दिया, लेकिन रूस खुद यूक्रेन की जंग में उलझा हुआ है और ईरान के समर्थन में सीधे मैदान में उतरना उसके लिए मुमकिन नहीं है। चीन, ईरान और चीन एक बड़ी मिसाइल डील के करीब हैं। ऐसी मिसाइलें जो बड़े युद्धपोतों को डुबो सकती हैं। चीन ईरान का सबसे बड़ा तेल खरीदार भी है। 2021 में दोनों देशों ने 25 साल का रणनीतिक सहयोग समझौता किया था, जिसके तहत चीन ईरान में निवेश करेगा और बदले में सस्ता तेल पाएगा। चीन अमेरिका को कमजोर होते देखना चाहता है, लेकिन खुद इस जंग में कूदने का उसका कोई इरादा नहीं है।
लेकिन अगर भविष्य में ऐसा होता है तो वो निश्चित तौर पर ईरान के साथ खड़ा नजर आएगा। पाकिस्तान दुनिया का एकमात्र परमाणु हथियार रखने वाला इस्लामिक देश है। ईरान का पड़ोसी भी है, लेकिन जून 2025 में जब इजरायल और ईरान के बीच 12 दिन की लड़ाई हुई तो इस्लामाबाद ने तेहरान से दूरी बना ली। पाकिस्तान इस वक्त IMF से कर्ज पर निर्भर है और अमेरिका से दुश्मनी उसके लिए बहुत महंगी पड़ती। परमाणु ताकत होने और इस्लामिक देश होने के बावजूद पाकिस्तान इस जंग में ईरान के साथ नहीं आया। आखिर में बात भारत की। दोनों तरफ दोस्ती, दोनों तरफ मजबूरी। भारत की स्थिति इस पूरी जंग में सबसे अलग और सबसे पेचीदा है। भारत के इजरायल से भी गहरे रिश्ते हैं और ईरान से भी, और इसीलिए भारत न इस तरफ है न उस तरफ। इजरायल के साथ भारत के रिश्तों की बात करें तो भारत इस वक्त इजरायल का सबसे बड़ा हथियार खरीदार है। 2024 और 25 में भारत और इजरायल के बीच $2.9 अरब के रक्षा सौदे हुए। इतना ही नहीं, 2024 में गजा जंग के दौरान भारतीय कंपनियों ने इजरायल को रॉकेट और विस्फोटक भी बेचे। मोदी के इजरायल दौरे पर नेतन्याहू ने उन्हें दोस्त से बढ़कर भाई कहा और दोनों देशों ने 16 समझौतों पर दस्तखत किए। मई 2025 में जब भारत ने पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया तो इजरायल उन गिने चुने देशों में शुमार था जिसने खुलकर भारत का साथ दिया। नेतन्याहू ने पहलगाम हमले के बाद सबसे पहले भारत के साथ एकजुटता जताई थी। ईरान के साथ भारत के रिश्ते अलग तरह के हैं। ईरान भारत को तेल तो देता ही है, साथ ही भारत को रूस और मिडिल ईस्ट से भी जोड़ता है। सबसे बड़ी बात, ईरान के चाबहार पोर्ट में भारत ने अरबों रुपए लगाए हैं। ये पोर्ट भारत को पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान और मध्य एशिया से जोड़ता है। अगर ये पोर्ट बंद हो गया या ईरान ने इसे रोक दिया तो भारत के मिडिल ईस्ट तक पहुंचने का रास्ता बंद हो जाएगा और उस जगह चीन आ जाएगा। जून 2025 में जब SCO यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन ने इजरायल के गजा पर हमलों की निंदा करते हुए एक साझा बयान जारी किया तो भारत उस बयान से अलग हो गया। भारत ने साफ कहा कि वो इस बयान में शामिल नहीं है। एक दिन पहले UN में भी भारत ने गजा सीज फायर पर वोटिंग से परहेज किया था। जून 2025 में ही जब अमेरिका ने ईरान के परमाणु ठिकानों पर हमले किए, उसी दिन PM मोदी ने ईरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियान से फोन पर बात की। मोदी ने तनाव पर गहरी चिंता जताई और बातचीत और कूटनीति से मैटर सॉल्व करने की बात कही थी, लेकिन उन्होंने इजरायल के हमलों की निंदा नहीं की। ईरान ने मोदी के इजरायल दौरे की आलोचना करते हुए कहा था कि भारत एक ऐतिहासिक दोस्त होने के नाते इजरायल को रोकता, न कि उसे इनाम देता। ये तो बात थी दुनिया भर के देशों की जो ईरान अमेरिका इजरायल टेंशन के बीच कहां खड़े हैं। लेकिन आज की ताज़ा तस्वीर क्या कहती है? ईरान इस वक्त बहुत अकेला नजर आता है। उसका मिलिटेंट नेटवर्क टूट चुका है। अरब पड़ोसी उसके खिलाफ हैं। पाकिस्तान ने साथ देने से मना कर दिया है और रूस चीन का समर्थन बयानों तक सीमित है। अमेरिकी खेमे में इजरायल है, मिडिल ईस्ट के अरब देश हैं और वेस्टर्न यूरोप का नैतिक समर्थन है, और भारत जैसा बड़ा देश बीच में खड़ा है किसी को नाराज ना करने की कोशिश में। ये जंग मिडिल ईस्ट में है, लेकिन जब दुबई में धमाके होते हैं तो तेल महंगा होता है और चाबहार जैसे रास्ते बंद होते हैं तो इसका असर दिल्ली से मुंबई तक पहुंचता है। आप इस पूरी स्थिति को लेकर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जिस्ट।